हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये इस YouTube चैनल पर आपको क्लास 10th यानी कि 10वां क्लास का मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि हम आपको बता दें, याद दिला दें कि पहला जो चैप्टर है क्लास 10वां का एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा है वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। वास्तविक संख्या में अगर ये चैप्टर 1 की बात करें, अगर एक्सरसाइज की बात करें 1.1, तो 1.1 में आपको खास करके दो टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसके मदद से आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब मौसक कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। और दूसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, सम या विषम पूर्णांक के रूप में लिखिए उसको, ऐसे करके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक के बारे में हम आपको कल के वीडियो में आपको बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप आसानी से देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में भी, या ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए रहेगा, उस टाइम आपसे कहेगा कि या तो सम या तो विषम, कहेगा कि सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यह सवाल ऐसे आपको साबित करना आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल यही बताने वाला हूं कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि वह सम धनात्मक पूर्णांक है और विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 4q+1 या 2q या 2q+1 इस तरह से क्वेश्चन जो दिए हुए रहता है उसको आज हम आपको प्रूफ करना बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम आपको याद दिला दें कि पहले हम आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीधा सीधा समझिएगा, भाग भाग तो आप समझते हैं डिवीजन, एक भाग का एक लिखने का पैटर्न होता है और कुछ इसका मतलब नहीं है। क्या है से समझिए, जैसे इसको थोड़ा सा बढ़िया से ही समझ लीजिए, याद कर लीजिए। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, एक बार यहाँ पे याद दिला देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 16 में आप 5 से भाग देते हैं, ठीक है क्या, यूक्लिड थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 से हम भाग देते हैं 16 में, तब 5 तिहाई 15, 15 लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम कैसे लिखते हैं, a बराबर bq+r होता है। ये हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। आज जहां पर यह भी आपको बताया था कि r का जो मान होगा, r शेषफल होता है, ऐसे भी बताए थे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ये जो r का मान है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। मतलब b कहने का मतलब जिससे आप भाग दीजिएगा ना, उससे छोटा आएगा या 0 के बराबर तक चलेगा। ठीक है, 0 तक जा सकता है या b से कम रहेगा। तो वही चीज यहाँ देखिए, शेष यहाँ पर क्या आया, 1 आया। तो देखिए 5 से छोटा है कि नहीं, जिससे आप भाग देते हैं उसको b बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे, समझिए 16 को भाग दिए थे किससे, 5 से, तो लिखिएगा 5 गुना कितना बार में लगा, 3 बार में, तो लिखे 3, अब प्लस शेष क्या बचा, 1। तो ये जो तरीका है ना लिखने का, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं। और ये जैसे मान लीजिए 13 को अगर हम 13 से भाग दे रहे हैं 23 में, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप 23 लिखिएगा, किससे भाग दे रहे हैं, 13 से, तो लिखेगा 13 गुना कितना बार में लगा है, 1 बार में, तो 1, अब प्लस जो शेष बचेगा ना उसको लिखेंगे ऐसे, ये वाला बात। ठीक है, अब यहां से आपको एक निष्कर्ष समझ में आता होगा कि ये जो शेष 1 है और यहाँ जो शेष 10 है, देखिए शेष 1 जो है, देखिए तब b से छोटा है कि नहीं, तो b का मान यहाँ जिससे आप भाग देते हैं ना उसको b बोलते हैं। जैसे मान लीजिए a/b लिखा है ऊपर वाला, जिसमें आप भाग देते हैं उसको a बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको b बोलते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको बस लिखने तो हम आपको पिछले क्लास में भी बता दिए थे। तो यहाँ पर आज आपको प्रूफ करना है कुछ, क्या समझते हैं, देखिएगा यहाँ देखिए, थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ऐसे कहा जाएगा कि 2q+1 या 3q+1 या 5q या 6q, ऐसे करके कहेगा रूप में है, साबित करिए। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको बता दें, अगर मान लीजिए ये पैटर्न आपको समझ में आ गया है ना, ये बताइए तो a बराबर bq+r, ये फॉर्मूला तो आपको सबको याद हो गया, a बराबर bq+r। b क्या है अभी आपको जस्ट बताया, जिससे आप भाग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए b का मान 2 दे दिया जाए, हम 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से भी, जो भी इच्छा हो उससे दे सकते हैं। लेकिन यहां पर माना गया कि 2 से हम अगर भाग देते हैं, तो आप हमको बताइए अगर b का मान 2 होगा तो सोच कर बताइए कि r का मान क्या क्या हो सकता है। तो इतना तो अभी आपको जस्ट पता है कि r का जो मान होता है वह 0 से लेकर और b से छोटा होता है, यानी कि r को आप ऐसे लिख सकते हैं, b का मान तो यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 से छोटा और 0 से लेके जाएंगे 2 से छोटा। तो क्या आप बता सकते हैं कि r का मान क्या क्या हो सकता है, कोई स्टूडेंट कमेंट करके बताओ जल्दी से कि r का मान क्या हो सकता है। तो b से तो छोटा, मतलब b से छोटा मतलब 2 से छोटा, यानी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है।
दुइये को चांस बनता है। लेकिन अगर यही बी का मान शुरू में दिए हुए रहता 5, तो सोच कर बताइए आर का मान क्या हो सकता था? 5 से कम, यानी कि 0 से स्टार्ट करिएगा और 5 से कम यानी 4 तक आप जाइएगा। पूर्णांक होता है इसलिए आपको अट्टा बट्टा वाला नहीं सोचना है, ठीक ना। अगर बी का मान 5 होता तो सोच लीजिए जल्दी से कि आर का मान 0 हो सकता था 1 2 3 और 4। लेकिन यही चीज अगर बी का मान लीजिए 6 होता, 6 से भाग दे रहे होते, उस टाइम आर का मान क्या होता? सोचिए जल्दी से। तो उस टाइम आप 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक जाते। अब तो हमें लगता है कि बात समझ में आ गया। बी का मान अगर 4 होता, कोई भी चीज हम सोच सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में लिखे हुए रहेगा कि आपको किस रूप में लाना है, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे जो आपके बुक का भी होगा और आपके उदाहरण का भी होगा, ठीक है। बी का मान 4 अगर दे दिया जाए तो हम आर का मान 0 से लेके हम 3 तक जाएंगे, क्योंकि आपको जितना बी का मान दिया गया उससे आपको कम ही लेना है, क्योंकि यहाँ परिभाषा में आपको शुरू में बता दिए थे कि आर का जो मान होता है वह 0 से बड़ा, 0 से लेकर और बी से छोटा होता है, यानी बी से आपको जब भी लेना है छोटा लेना है। क्या आपको ये बात मेरा समझ में आया? वैसे भी एक बार हाँ या ना मैं जल्दी से बता दूं। अगर ये बात समझ गया तो समझो कि सारा कहानी ही आप समझ गए। चलिए, तो ये बात तो चलिए सबको आप साइड कर देते हैं। ये सब जो हम आपको समझाने के लिए बताया है, बी का मान यहाँ पर क्या दिए हुए था? 2 दिए हुए था, इसीलिए हम आर का मान 0 से लेके 1 तक ही गए, क्योंकि 2 से तो छोटा ही लेना है। बी पर ही डिपेंड करेगा कि आर का मान कहां से कहां तक होगा। आर मतलब शेषफल, ठीक। अब आर का मान 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, दोनों मान को आपको बारी बारी से ई वाला में रखना है। और बी का मान आप समझ गए कि 2 रखना है। तो इससे अगर आप बी का मान 2 रखिएगा तो सोचिए ए बराबर क्या मिलेगा? बी के जगह 2 रख दीजिए तो 2q प्लस आर। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। इस समीकरण 1 में इस आर का मान दोनों को बारी बारी से आप रखिए, लिखिए। जब ऐसे आर का मान 0, तो जब आर का मान 0 में रखिएगा तो ए बराबर क्या मिलेगा? 2q प्लस 0। इसका मतलब मिला ए बराबर 2q। बात समझ में आया? फिर सोचिए अगर आप करते जब आर के मान 1 रखते, क्योंकि आप तो 2 रख सकते हैं ना। गौर से देखिए आर के मान आपके पास 2 है, 0 या 1 रखिए, तो इसमें रखेंगे ए बराबर, समीकरण 1 में ही रखिएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते, इस समीकरण 1 में ही आपको रखना है। तो लिखिए 2q प्लस आर के मान अब 1 रखिएगा। तो सोचिए स्थिति तो उतना ही रह जाएगा, तो जुड़ेगा ना। तो यानी कि एगो चीज जो आपके पास ये आया ए बराबर 2q और ए बराबर आया 2q प्लस 1। क्लियर है? तो अब आप सोचिए ये कौन सा संख्या है? सबको पता है 2q, हम आपको बताए थे q एक पूर्णांक है। जहां पर आप लिख लीजिएगा q क्या है? पूर्णांक है। तो यहां पर आप ये बताइए ये तो सम संख्या है। और 2q प्लस 1 कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। क्या आपको ये बात समझ में आया? एक बार बता दीजिए सब लोग जल्दी से। बी का मान यहाँ पे दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आप आर का मान सोचिएगा। चलिए, अगर ये बात समझ गए हैं तो एक उदाहरण और लेते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से आइडिया लग सके। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है और इस बार हम आर का मान 6 दे दिए। सपोज करते हैं 6, ये तो माना गया चीज है, बी का मान 6 मान लिए। आप 4 भी मान सकते हैं, 5 भी। रखने का अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर बी का मान 6 होगा तो कैसे कैसे मान निकलेगा, ठीक है। अब आप बताइए अगर b का मान 6 है तो इतना तो समझ में आ गया कि a बराबर पहले हम लिख सकते हैं b के जगह पर 6, यानी 6q आप प्लस r। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब यहां पर सोचिए कि चूंकि b का मान 6 दिए हुए था तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि r का जो मान होगा 6 से तो छोटा ही लेना है, 0 से स्टार्ट करके। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, ये वाला भाई जी को भूलिएगा मत, ये जो लिखा गया था, है ना। तो आर का मान आप सोच लीजिए आपको 6 से छोटा ही लेना है। तो बताइए आर का मान क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 और 5। 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको 6 से छोटा लेना है। तो इस बार सोचिए आप सभी लोग कि क्या 0 1 2 3 4 5 इस समीकरण 1 में आप रख सकते हैं? तो रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, थोड़ा रख के भी आपको हम बताते हैं। चलिए रख के देखिए, थोड़ा सा देखिए भाई। आर का मान अगर आप 0 रखिएगा तो बताइए क्या मिलेगा? ए बराबर, भाई ए बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ देखिए समीकरण 1 दिखाई दे रहा है ना बुआ सब, ये वाला यही में आपको रखना है ना। तो रखिए यहाँ पर 6q तो रहेगा, अब प्लस आर के मान 0, तो यानी कि आपके पास क्या मिल गया? ए बराबर 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q रह जाएगा। फिर सोचिए आर का मान भाई 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो ए बराबर, सोचिएगा इसी समीकरण में ये आर की जगह 1 रखिए तो 6q प्लस 1 आया। फिर आर का मान 2 रखिए, दिखाई दे रहा है ना भाई? नहीं दिखाई दे रहा क्या? एक सेकेंड,
हाँ, अब थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं। आर का मान हम 2 रखते हैं, तो बताइए ए बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे ही रखिए 6 क्यूब + 2। फिर आर का मान आप 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यूब + 3। फिर आर का मान 4 रखिए, तो ए बराबर 6 क्यूब + 4। अब तो समझ में आ रहा होगा। ए बराबर 5 रखिए तो आर का मान 5 रखिए तो ए बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, 6 क्यूब + 5। ये बात समझ में आया। तो ये अभी हम आपको क्या सिखा रहे थे, बस सिंपल सी बात कि अगर बी का मान दिए हुए रहे तो उससे आप आर का मान समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा, और रखना आप लोगों को सिखा दिए कि भाई आर का मान 1 रखिएगा, 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 3 4 5 ये सब रखिएगा तो कैसे निकलेगा। बात समझ में आ गया है। तो ये अगर आपने इतना निकाल लेते हैं तो इसी से रिलेट करके आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कैसे सवाल पूछा जाता है, चलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए, अब आपको ये सवाल देखिए, शुद्ध रूप से सवाल देखिए, ऐसे लिखे हुए रहेगा। सवाल देखिए बढ़िया से, कह क्या रहा है भाई कि देखिए, सिद्ध करे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप 2q तथा सभी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q+1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, तो एक पूर्णांक है। जहां q क्या है, कुछ पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोगों को समझ में आता है, माइनस प्लस सम में होते हैं। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के सेंस में लेना है, क्योंकि कह दिया है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो सवाल यह है कि दो तरह के, एक ही सवाल में आपको दो दिखाई दे रहा हो। पहले तो यह कि 2q क्या है, सम पूर्णांक है, ये आपको साबित करना है। फिर 2q+1 क्या है, तो विषम पूर्णांक है, ये आपको साबित करना है। तो साबित करने के लिए बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो अभी हम आपको तनका देर पहले बताया था, यहाँ पर देखिए, ये भी तो आपको बताया था ना उदाहरण। देखिए तो ये देखिए आराम से कि 2q आया था, तो 2q आया था तो सम था कि विषम था, सम था। और 2q+1 कौन सा होता है, विषम होता है। तो यही चीज आपको बनाना है, 2 लाइन लिख देना है, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आपको इसको बना ही के बताते हैं। इसको बनाएंगे कैसे भाई, चलिए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ दिखाई दे रहा है ना भाई, चलिए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऐसे मानिएगा। ठीक, पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर कौन सा रूप दिखाना है भाई, देख लीजिए। 2q है ना, तो जितना देखिए 2q, तो आप सबको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिएगा पहले। ठीक, माना कि ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि q क्या है, q एक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, क्योंकि धनात्मक की बात किया है। धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम आप लोगों को क्या बताए थे, a बराबर BQ+R, सब लोग जानते हैं इस बात को। और यहां पर क्या है कि आपको लाना क्या है, BQ। तो सोचिए B के जगह वो स्पष्ट कह दिया है क्या, 2Q कहा है। देखिए 2Q कहा है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 2 से इस बार भाग देना है। तो आप लिखिएगा B का मान 2, और इसको बगल में लिख लीजिएगा माना, क्योंकि जब तक कि B का मान 2 नहीं मानिएगा, यहाँ पर 2Q आपको नजर नहीं आएगा। अगर वो 6Q कहे या 4Q का, जो भी कहेगा उस समझ जाएगा कि B का मान आपको उतना ही लेना है। तो यहाँ पर 2Q था, इसलिए B का मान हम 2 लिए। अगर 3Q लिखल रहता तो B का मान हम 3 लेते, 6Q लिखल रहता तो B का मान 6 लेते। समझ में आ गया। अब याद कीजिए, तनका देर पहले बताया कि अगर B का मान 2 है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि R का मान आपके पास 0 आएगा या 1 आएगा। 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 से छोटा ही होता है। क्लियर है। अब आप इस मान को रखिए, इसमें आपको मान रखना होता है। ठीक, तो ये यहाँ पर तो थोड़ा सा पहले इस R को पहले हटाइए और इसी में रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि A बराबर क्या मिलेगा, B के जगह 2, यानी 2Q+R। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब आप याद कीजिए, B का मान अगर 2 है तो R का मान तो समझ में आएगा कि 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको 2 से छोटा ही लेना है, क्योंकि आपको बताया गया शुरू में ही R का मान B से छोटा ही होता है। 0 से लेके जो भी B दे ले रहा है उससे आपको कम लेना है। ठीक, तो चलिए इस मान को आपको बारी बारी से थोड़ा सा रख के हम बताते हैं। तो रखिए, जब लिखिए, जब R के मान 0, तब बताइए इस समीकरण 1 में रखिएगा, A बराबर यहाँ पे रखिए, ये जो समीकरण 1 दिखाई दे रहा है ना बक्सा वाला, इसी में आपको बैठाना है भाई। चलिए बैठाते हैं, थोड़ा सा देखिए, 1 सेकेंड। तो 2Q+R के मान 0 बैठेगा तो 0 ही ना रहेगा, तो इसका मतलब A बराबर क्या आया, 2Q। और आप सब लोग जानते हैं, चलिए इसको छोड़िए पहले, अब आगे बढ़ते हैं। जब
आर के मान 1 रखिए, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, आर के मान 1 रखिएगा तो बताइए ए बराबर क्या मिलेगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 तो ये बेचारा होते नहीं रह जाएगा क्योंकि 2q में 1 जोड़िएगा तो जुड़ेगा तो है ना। तो इसका मतलब एगो ये रिजल्ट आया ए बराबर 2q और एगो आ गया ए बराबर 2q प्लस 1। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आप सोच कर बताइए, अभी तनका देर पहले भी आपको हम इस बात को बताए थे कि 2q प्लस 1 कौन सा भाई है, तो ये सम है, और 2q नहीं 2q क्या है तो सम है, और 2q प्लस 1 क्या है तो विषम है, तो इसको आप विषम लिख सकते हैं। क्या लिख दिए भाई, एक सेकेंड, इधर थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं, विषम है। ठीक, तो लास्ट में आपको करना क्या, सिद्ध क्या करना था भाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, सिद्ध यही करना था कि देखिए सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, तो हमारे पास रिजल्ट भी तो वही आया, तो लास्ट में आपको लिख देना है अतः सभी धनात्मक सम पूर्णांक, अगर सम पूर्णांक की बात किया है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, तो 2q का होता के रूप का होता है सम पूर्णांक, ऐसे सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है, सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि चारों में से बताइए कौन सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ऐसा हम पिछले ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछे थे उसमें आपको पूछे थे। एवं लास्ट में आप यह भी लिखेगा क्योंकि दो गो सवाल पूछ रहा था, एवं सभी लिखेगा, सभी धनात्मक जरूर लगाइएगा, ठीक ना, धनात्मक, इस बार विषम पूर्णांक कितना क्या होता है, 2q प्लस 1, तो लिखेगा 2q प्लस 1 के रूप का होता है, यही चीज आपको लिखना है, बस इतना आराम से लिख देना। तो देखिए अभी हम आपको समझा रहे थे ना, इसलिए आपको लगा होगा ये तो बारे लंदी टंदी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, बस खाली यहाँ पर देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिए हुए था 2q, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिले था, देखिए 2q प्लस 1, तो यहाँ पर जितना q लिखल रहा है ना, 2q है तो b का मान 2, 5q है तो b का मान समझ लीजिए 5, 6q है तो b का मान 6, ऐसे करके, ठीक। और उसी में बस आपको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही फार्मूला लिख लेना है, ये वाला, इसमें b का मान जब पता रहेगा तो r का मान सोच ही सकते हो, उससे कम एगो लेना है, और बारी बारी से रखिए और देख लीजिए जो सम आएगा उसको सम हो जाएगा, जो विषम आएगा वो विषम, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये सवाल तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम एक सवाल और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़िया से आ जाए। देखिए अगला सवाल, सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस बार कौन सा कहा है, सिर्फ विषम ही कहा है, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए कि b का मान इस बार क्या लेंगे, तो 4q कहा है, इसका मतलब b का मान कंफर्म हो गया कि हम लोगों को 4 लेना है। क्लियर है, चलिए भाई इसको आप प्रूफ करके बताते हैं। तो प्रूफ बड़ी आसान है, देखने में लगता है भाषा अजीब टाइप का, लेकिन आप बना ले सकते हैं इसको आराम से, ठीक ना। हाँ देखिए इसको बनाते हैं भाई कैसे, देखिए सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया, कितना क्यू कह रहा था भाई, 4q है ना, 4q कह रहा था, तो पहले आप मान लीजिएगा, मान क्या यहाँ पर तो दिया गया है ये है, लेकिन फिर भी आप एक लाइन मान के लिख दीजिएगा, माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप बताइए, यूक्लिड, इसको हटाइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं सब लोग, एक बार बताइए कि a बराबर BQ प्लस R, समीकरण 1। यहां पर आप सोचिए कि b का मान भाई क्या रखना है, तो 4q कहा है ना, 4q, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि b का मान आपको 4 ये मान लेना है, ठीक है। अब मान लिए b का मान 4, तो आराम से आप देखिए यहाँ पे रखिएगा b का मान 4, तो आपको मिलेगा a बराबर, देखिए यहाँ खाली b के जगह 4 रख देना था, 4q प्लस R, इसको आप समीकरण 1 ही मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको छोड़िए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें आप बताइए कि b का मान अगर 4 है तो इसलिए r का मान आप क्या क्या रख सकते हैं, जल्दी से, r का मान या तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 तो आप ले नहीं सकते,
ठीक है। और यहाँ पर आपको चारों रख देना है। इसमें विषम कौन कौन संख्या था, 1 और 3, तो आप डायरेक्ट 1 और 3 रख दीजिए डायरेक्ट, और न तो 0 भी रखिए, 1 भी रखिए, 2 भी रखिए और 3 भी रखिए, रख के ही चेक करा देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप आराम से समझ पाएंगे। तो चलिए जब लिखिए, जब मार्कर चेंज, इसको समझिए। जब r के मान पहले 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 4q प्लस 0। इसका मतलब हमें a बराबर 4qa मिला, ठीक है। जब r के मान 1 रखिएगा, क्लियर है, तो 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, तो ये तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि a बराबर 4q प्लस 1 के रह गया। फिर आप सोचिए, मार्कर को चेंज करिए, r का मान 2 रखिए, तो 2 रखिएगा, इसीलिए कर दीजिएगा ऐसे, इसीलिए a बराबर क्या आएगा, 4q प्लस 2। तो ये तो फिर जुड़ेगा नहीं, तो उतना ही छोड़ सकते हैं, ये आप एक लाइन बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सामना सामनी दिखेगा। r के मान 3 रख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल 3 रख सकते हैं, तो 3 रखिए, तो a बराबर 4q प्लस 3, यही चीज है, फिर से लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक के है, तो 4q प्लस 3 रहेगा। अब आप सोच कर बताइए, अब इतना तो आप लोग को आइडिया हो ही गया है कि 4q क्या है, सम है, 4q प्लस 2 क्या है, वो भी सम है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरा कलर से इसको देखिए, ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है, तो विषम है, क्योंकि q का मान कोई भी पूर्णांक लेंगे, एक जोड़ेंगे गुना करके, तो ये विषम आएगा। 4q प्लस 3 आप ना अगर समझ में आए तो रख के भी चेक कर सकते हैं, इसे 4 गुना 1 रखिए, मान लीजिए कोई q का मान 1 और प्लस में 1 रहेगा 1, तो गुना होता है पहले 4 में 1 से, तो 4 4 और प्लस 1, 4 1 कितना आया 5, तो विषम है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा था, विषम वाला खाली आपको बताना है ना, देख लीजिए विषम वाला क्या पूछ रहा था, तो कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो लास्ट में बस आपको लिख देना है यही चीज, अतः देखिए इसमें दोनों चीज आया, सम पूछे तो याद रखिएगा ये वाला आंसर बताइएगा, सम पूछता तो ये वाला मानते, और यहाँ पे विषम पूछ रहा है इसलिए आपको ये वाला आंसर और सिर्फ ये वाला आपको आंसर बताना है। इसको मार्कर को थोड़ा चेंज करिए भाई, ताकि दोनों में अंतर आपको समझ में आए। ये समझिएगा ध्यान से, इसको देखिए, ये हाँ ये देखिए, ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये आपका रूप का है, ठीक है। ये घंटे वाला कोई आ गया, रुकिए, हाँ तो देखिए अब ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो बस लास्ट में आपको खाली विषम पूछ रहा है, तो विषम वाला खाली लिख दीजिएगा, अतः आप लिख दीजिएगा कोई भी, अतः कोई भी, या प्रत्येक आप कर सकते, लिख सकते हैं प्रत्येक धनात्मक, धनात्मक विषम है ना, विषम वाला पूछा है तो विषम, विषम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, रूप का होता है। बस यही चीज आपको लिख देना, आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, एक दो गो प्रश्न ऐसा बनाइएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने आपको 2 गो प्रश्न बताया, यही अगर बता दीजिए, अगर यही सम लिखे हुए रहता ना, यहाँ पर देखिए विषम पूछ रहा था क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार गौर से देखिए, यहाँ पर विषम पूछ रहा था ना, विषम है तो विषम वाला लिखेगा, सम रहता था सम वाला। तो अगर यही सवाल में अगर सम कहा जाता तो सम वाला आंसर में हम कौन कौन लिखते हैं, वो 4q लिखते, मार्कर को थोड़ा सा दूसरा करिए, हाँ पीला वाला, ठीक, ये 4q लिखते और एगो हम क्या लिखते, 4q प्लस 2 लिखते, ठीक, ये चीज आप लिख सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। ऐसा करते हैं हम एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक, एक प्रश्न और बनाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम सारा बात घुस जाएगा। चलिए देखिए ये सवाल भी देख लीजिए भाई, कि सिद्ध करे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस बार क्या कहा है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, या एक और बढ़ा दिया 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां पर q क्या एक पूर्णांक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को खुद से भी बना पाएंगे, लेकिन हम इस प्रश्न को ऐसा करते हैं, बनाकर आपको बता देते हैं, ये आपके एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चा सा थोड़ा सा हल्ला करता है, चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, हाँ चलिए छोड़िए हल्ला करने दीजिए, आइए इसको बताते हैं। तो इतना तो समझ में सब लोगों को आ गया होगा कि b का मान हमको क्या लिखना है, 6 लिखना है, b का मान 6, क्योंकि 6q कर रहा है तो चलिए b का मान 6 लिखते हैं। आइए इसको सॉल्यूशन में आइए भाई, सॉल्व करिए। तो सॉल्यूशन से आएंगे तो पहले आप एकदम सिंपल सी बात है, मान लीजिएगा, माना कि q वाला मान लीजिएगा, या q तो देले है, ये q एक धनात्मक पूर्णांक है, पहले आपको ये चीज मान लेना, पूर्णांक है, ठीक है। या अगर आप विषम कह रहा है तो विषम, यहाँ पर क्या कर रहा है विषम, तो आप विषम भी डायरेक्ट मान सकते हैं, मतलब विषम मतलब आपको 1 3 5 ऐसे करके लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम सब ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, आराम से आप लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड
विभाजन, ये तो सेम चीज लिखना है हर एक क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या पढ़े, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्लियर है। और जहां पर ये समीकरण एक मान लीजिए और आप बताइए कि बी का मान भाई का हम माने, क्वेश्चन को देखकर मानेंगे तो बी का मान 6 आपको दिखाई दे रहा है तो बी का मान आप लिख लीजिए 6। तो बी का मान जैसे ही 6 होगा तो आप बता दीजिए आर का मान आपके समझदारी में आ गया होगा कि भाई 0 से लेके 5 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5। 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको 6 से छोटा लेना है, शुरू में हम कई बार बता दिए। अब यही मान को ना आप आराम से ई वाला में रखिए, तो सबसे पहले बी का मान 6 रख लीजिए, ठीक। तो जैसे ही बी का मान 6 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6q प्लस आर, इसको समीकरण 1 छोड़िए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब आप क्या करिए, जब आर के मान एकदम 0 रखिए, दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख रहा है, आर के मान 0 रखिए, फिर आर का मान 1 रखिए, आर का मान 2 रखिए, आर का मान 3 रखिए, आर का मान 4 रखिए और आर का मान 5 रखिए, यानी कि आपको 5 बार रखना है। चलिए यहाँ तक, यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम रख के ही बता देते हैं, तो थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर करके रखते हैं। ए बराबर रखिए यहाँ पे 6q प्लस आर का मान इस बार 0, यानी कि हमें मिलेगा ए बराबर 6q ही मिलेगा। फिर आप सोच चाहें तो आप दूसरा निकाल सकते हैं भाई, दूसरा देखिए क्या हो गया। अब देखिए ए बराबर आर का मान इस बार 1 रखिएगा, ए समीकरण 1 के में रखना इसी में, ठीक ना, ये जो समीकरण 1 दिखाई दे रहा है। तो 6q प्लस आर के मान यहाँ पर 1 बैठा दीजिए तो उतने रह जाएगा, फिर लिखिए चाहे ना लिखिए। अब देखिए, अब 2 रखिए इस बार, तो ए बराबर आएगा 6q प्लस ई आर की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आर के मान 3 रखेंगे तो बस खाली बात सब वही रहेगा, 3 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। फिर एक आर के मान 5 रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, 6q प्लस 5 मिलेगा। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये वाला बात समझ में आया। तो आप बराबर के बाद उसमें लिखे थे, फिर से आप वही चीज लिखने की कोई जरूरत है ना, ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे भाई सवाल क्या कह रहा था, एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए पहले सब लोग। क्या पूछ रहा था, 6q प्लस 1 धन है ना, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 5 विषम। तो आपको विषम में कौन कौन है आपको सब लोगों को पता है। देखिए विषम तो एगो ई वाला है विषम, एगो ई वाला विषम है और एगो ये वाला विषम। तो बताइए विषम का कौन कौन रूप है, एगो 6q प्लस 1, एगो 6q प्लस 3 और एगो 6q प्लस 5। क्योंकि आपको पता है ये जो भाई जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज करके समझ लीजिए। ये जो आपको 6q प्लस 2 दिखाई दे रहा है ये सम है, ये भी आपका सम है, समझ में आता है ना ये सब बात। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 6q प्लस 1, इसको भी हम लिख के देते हैं, ये आपका विषम है। 6q प्लस 1 ये भी आपका विषम है, क्योंकि 6 में 1 जोड़िएगा 3 जोड़िएगा तो विषम में ना आएगा, तो ये भी आपका विषम है। तो लास्ट में आप सोच लीजिए विषम कै गो जगह आया, 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 वाला 3 वाला 5 वाला। अगर आपको इच्छा हो तो डायरेक्ट आप खाली आर के मान जो हम 5 तक लिखे थे सारा, आप चाहते तो विषम वाला मान ही खाली लिख सकते हैं, सम वाला को आप छोड़ भी सकते थे, क्योंकि आपसे सवाल ही पूछ रहा था विषम वाला, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लास्ट में लिख दीजिए अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये थोड़ा सा लिखते हैं इसलिए समय लग जाता होगा, लंबा वीडियो आप लोगों को लगा होगा हो गया, लेकिन आप अगर अच्छा से समझे होंगे तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आ गया होगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में, ये बुक में अगर आप एक्सरसाइज भी देखेंगे ना तो आपको ये बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा 3 नंबर सवाल, और नहीं 2 नंबर सवाल। और पहला सवाल हम एलसीएम जो एचसीएफ निकालना था मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वो भी हम आपको सिखाएं। आराम से आप 1 नंबर सवाल को 3 गो है वो तीनों बना लीजिएगा, और 2 नंबर तो हम बता ही दिए। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आपको 5 गो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम बता देंगे, ठीक है। और एक सवाल आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हम एक सवाल दे देते हैं, सवाल आप लोगों के सामने में ये है, कुछ इस तरह से है, 2 गो सवाल है, नहीं तो हम दोनों सवाल को आप किताब वाला एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक्सरसाइज लिख दीजिए 1.1, ये एक्सरसाइज 1.1 बनाने का खुद से पहले प्रयास से करिए सारा क्वेश्चन को, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वही सारा 5 प्रश्न बता देंगे, ठीक है। अगर उम्मीद है आपको समझ में तो आया ही होगा, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
थैंक यू।